The London Top Show is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। खाता बुक ऐप आपका ऐसा खाता है जो हर वक्त आपके साथ रहे, आपकी पॉकेट में ही। अब आप मुझे इस महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से ही भेज सकते हैं। अरे ये तो बहुत अच्छा हुआ। खाता बुक के साथ भेजें हर महीने का हिसाब SMS या WhatsApp से। खाता हुआ खाता बुक। नमस्कार, सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो। जनता विधायक इसलिए चुनकर विधानसभा भेजती है ताकि वो सरकार बनाए, लोगों के सुख दुख में काम आए, नीतियां बनाए। लेकिन राजस्थान के मंत्री और विधायकों ने एक ऐसे खेल में दिल लगा लिया है जो खत्म ही नहीं हो रहा। इस खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या बड़ी बात कही, शो में इस पर बात करेंगे। और बात करेंगे पर्दे के पीछे चल रहे अमित शाह और अशोक गहलोत वाले खेल की, जिसमें दोनों तरफ से जांच खेला जा रहा है। बात केंद्रीय मंत्री के उस दावे की भी होगी जिसमें कहा है कि मोदी सरकार के कानून की वजह से मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक दिए जाने के मामले लगभग बंद हो गए। लेकिन सबसे पहले देखिए दिन का ये वीडियो। हरियाणा कांग्रेस के नेता पंकज पूनिया ने यह सीसीटीवी फुटेज अपने ट्विटर अकाउंट पर शेयर किया और लिखा कि ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जिले का है। इसमें एक सरकारी दफ्तर में मारपीट का विहंगम दृश्य दिख रहा है। एक शख्स को अधिकारी के सामने दबंगई से कुछ लोग पीट रहे हैं। सरकारी दफ्तरों में दीवार के किसी हिस्से में अहिंसा वाले महात्मा गांधी की तस्वीर लटकी दिखती है। मुमकिन है कि इस दफ्तर में भी दीवार से इस दृश्य को मौन महात्मा गांधी देख रहे हों, जैसे दफ्तर का यह अधिकारी देख रहा है और कुछ नहीं कर रहा। मामला करनाल जिले के मूनक में बिजली विभाग के दफ्तर का है। करनाल के गगसीना गांव में बिजली की लाइन डाली जा रही है जो किसी के खेत से होकर जा रही थी। इसकी शिकायत लेकर कुछ लोग बिजली विभाग के दफ्तर पहुंचे और अपने कागज दिखाए। रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ सब डिवीजन ऑफिसर यानी SDO ने शिकायत के आधार पर ठेकेदार से कहा कि बिजली की लाइन गलत जा रही है। तभी ऑफिस में कुछ लोग अचानक घुसते हैं और अधिकारी के सामने बैठे शिकायतकर्ता पर हमला कर देते हैं। उसे बुरी तरह पीटा जाता है, लात घूंसे और यहाँ तक कि कुर्सी से भी। हमारी जानकारी के मुताबिक बिजली विभाग के कर्मचारियों ने इस घटना के बाद पुलिस को फोन भी किया, लेकिन उससे पहले हमलावर भाग गए। पीड़ितों की तरफ से घरौंडा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार ने बताया कि पिटाई करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हमारा देश जमीन विवाद के चलते फौजदारी के ऐसे तमाम मामलों से पटा पड़ा है। खेत की मेड़ से लेकर कुछ इंच की जमीन के लिए हमने हत्याओं तक की खबरें सुनी हैं, लेकिन झगड़ों में कमजोर का सहारा होता है पुलिस, प्रशासन और सरकार। किसी सरकारी दफ्तर में घुसकर इस तरह से किसी की पिटाई करने से जाहिर होता है कि बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं। ऐसे हौसले बुलंद नहीं होने चाहिए। उम्मीद है कि हरियाणा पुलिस अपराधियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी ताकि किसी कमजोर को शिकायत सरकारी दफ्तर तक पहुंचाने के पहले ये डर न रहे कि कहीं वो एक और शिकायत लेकर थाने में न बैठा हो। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। सबसे पहले कोरोना संक्रमण के आंकड़े। पिछले 24 घंटे में देश में रिकॉर्ड 45,720 मामले सामने आए और 1,129 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 12,38,635 हो गया। इनमें एक्टिव मामले बढ़कर 4,26,000 हुए। ठीक हुए मरीजों की संख्या है 7,82,000 और कुल मौतें 29,861। दूसरा अपडेट कोरोना संक्रमण से ही जुड़ा है। ये संक्रमण अब दिन ब दिन विकराल होता जा रहा है। तमिलनाडु के राजभवन से जुड़े 84 लोग एक साथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए। लगातार बढ़ते मामलों के बीच संक्रमण को रोकने के लिए अब राज्यों ने लॉकडाउन फिर से लगाना भी शुरू कर दिया है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने 23 जुलाई से 6 दिन के लिए और मणिपुर ने 24 जुलाई से 7 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा की है। 24 जुलाई से 3 अगस्त तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी लॉकडाउन रहेगा। उधर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने 23, 25 और 29 जुलाई को राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन का फैसला किया है। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने संभावना जताई है कि राज्य में पूरी तरह लॉकडाउन लगाया जा सकता है।
इससे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने वीकेंड यानी शनिवार रविवार को बाजार बंद रखने की घोषणा की थी। झारखंड सरकार ने मास्क न पहनने और सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर 1 लाख रुपए जुर्माना या जेल की सजा कर दी है। यानी सरकारें अपने अपने स्तर पर कुछ कोशिशें कर रही हैं और वापस से लॉकडाउन मोड में भी लौट रही हैं। दूसरी सुर्खी बाबरी मस्जिद विध्वंस से जुड़ी हुई है। इस केस में आज बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी लखनऊ के स्पेशल सीबीआई कोर्ट के सामने पेश हुए। स्पेशल जज एसके यादव के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोशी का बयान दर्ज किया गया। स्पेशल जज ने मामले में मुरली मनोहर जोशी के अलावा बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी के बयान को भी अलग अलग दर्ज करने के निर्देश दिए थे। कल यानी 24 जुलाई को आडवाणी का बयान दर्ज किया जा सकता है। इससे पहले खबर आई थी कि 22 जुलाई को देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कुछ सरकारी वकीलों के साथ लालकृष्ण आडवाणी से उनके आवास पर मुलाकात भी की। इससे पहले इस मामले में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह और पूर्व केंद्रीय मंत्री उमा भारती का बयान भी दर्ज किया गया। 6 दिसंबर 1992 को उत्तर प्रदेश के अयोध्या में विवादित ढांचा ढाया गया था। अयोध्या में हुई इस कार्रवाई में इन नेताओं पर आपराधिक षड्यंत्र रचने के आरोप हैं। जुलाई 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बाबरी विध्वंस मामले का ट्रायल 9 महीने में पूरा किया जाए। ये 9 महीने की मियाद अप्रैल 2020 में पूरी होनी थी। हालांकि 8 मई को ये डेडलाइन बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी गई। कोविड के चलते कोर्ट का काम प्रभावित हुआ था और अब इस मामले की रोजाना सुनवाई हो रही है। तीसरी सुर्खी है मध्य प्रदेश से। एक महोदय हैं, विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर हैं, नाम है रामेश्वर शर्मा। उन्होंने कहा है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने से कोरोना वायरस महामारी खत्म हो जाएगी। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक उन्होंने कहा कि भगवान राम ने मानव जाति के कल्याण और बुराइयों के नाश के लिए अवतार लिया था। जैसे ही राम मंदिर का निर्माण शुरू होगा, कोरोना महामारी का नाश भी शुरू हो जाएगा। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा विश्व कोरोना वायरस की वजह से जूझ रहा है। हम सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ही नहीं कर रहे, बल्कि हमारे आराध्यों को भी याद कर रहे हैं। अब सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य कि ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे माननीय इस तरह की विज्ञान से इतर बातें करते हैं। चौथी सुर्खी असम और बिहार की बाढ़ से जुड़ा अपडेट है। ये सुर्खी असम में बाढ़ की वजह से 30 जिलों में करीब 55 लाख लोग प्रभावित हुए हैं और अब तक 87 लोगों की मौत हो चुकी है। असम स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक राज्य में बाढ़ से 2409 गांव प्रभावित हुए। इस संस्था के मुताबिक राज्य के 18 जिलों में 397 राहत शिविर और वितरण केंद्र बनाए गए हैं। 44,553 लोगों को सुरक्षित निकाला गया है। सेंट्रल वाटर कमीशन ने ब्रह्मपुत्र नदी की और उफान पर जाने की आशंका जताई है। इसके अलावा पड़ोसी राज्य मेघालय में भी बाढ़ की वजह से पिछले हफ्ते 5 लोगों की मौत हो चुकी है। आपने असम और मेघालय का हाल सुना, अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में बाढ़ से करीब 5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के मुताबिक 10 जिलों की 245 पंचायतों में 13,000 लोग विस्थापित हुए हैं। इसके अलावा 4,845 लोगों को 16 राहत शिविरों में रखा गया है। अगली सुर्खी केंद्र सरकार ने 23 जुलाई को भारतीय सेना में महिला अफसरों के लिए परमानेंट कमीशन को लेकर आदेश जारी किया। इसकी चर्चा पहले भी होती रही है, लेकिन रक्षा मंत्रालय ने अब इस पर मुहर लगा दी। इंडियन एक्सप्रेस अखबार के मुताबिक ये आदेश कहता है कि शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी वाली महिला अफसरों को भारतीय सेना की सभी 10 धाराओं में परमानेंट कमीशन मिलेगा। शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी एसएससी के तहत चुने गए पुरुष अफसरों को 10 साल की सर्विस के बाद स्थायी कमीशन मिलता था, लेकिन महिला अफसरों के लिए प्रावधान नहीं था। इस वजह से वो कमांड स्तर की नियुक्तियों से दूर रहती थी। साथ ही उन्हें जल्दी रिटायर कर दिया जाता था, जिसकी वजह से उन्हें सरकारी पेंशन भी नहीं मिल पाती थी, क्योंकि पेंशन के लिए 20 साल की सर्विस होना अनिवार्य है। ये नरेंद्र मोदी सरकार का एक बेहतरीन फैसला है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट का झगड़ा हफ्तों चलने वाले किसी लंबे और उबाऊ फुटबॉल मैच की तरह हो गया है, जिसमें कभी गहलोत की टीम गोल कर देती है तो कभी पायलट की टीम। लेकिन ये मैच कितना लंबा चलेगा किसी को नहीं पता, और इस मैच में आज के दिन का गोल सचिन पायलट के स्कोर बोर्ड पर लिखा गया। सचिन पायलट खेमे को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोई बड़ी राहत नहीं मिली, लेकिन पायलट इस सियासी खेल में जिस तरह से घिरे हैं उसमें छोटी राहतें भी मायने रखती हैं। तो क्या राहत मिली? सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई पर स्टे लगाने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर से कहा था कि 24 जुलाई तक वो बागी विधायकों को अयोग्य ठहराने की कार्रवाई नहीं कर सकते, और इसी के खिलाफ विधानसभा के स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। और कोर्ट वाला मामला शुरू कहां से हुआ था? विधानसभा के स्पीकर के नोटिस के बाद सचिन पायलट और उनके साथी 18 विधायकों को स्पीकर ने नोटिस देकर यह पूछा था कि वो व्हिप जारी होने के बावजूद
कांग्रेस की विधायक दल की बैठक में नहीं गए तो क्यों ना उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। इस नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट ने हाईकोर्ट में अपील की थी। हाईकोर्ट में अभी सुनवाई चल रही है और इसलिए हाईकोर्ट ने स्पीकर को आदेश दिया था कि 24 जुलाई तक विधायकों को अयोग्य ठहराने वाली कार्रवाई न की जाए। और इसके उलट स्पीकर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। वहां पर उन्होंने मांग की कि अयोग्य ठहराने का काम स्पीकर का है, इसमें हाईकोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए। इस मसले पर सुप्रीम कोर्ट में आज बहस हुई। राजस्थान विधानसभा स्पीकर का पक्ष रखा एडवोकेट कपिल सिब्बल ने। सुप्रीम कोर्ट में जब इस तरह की बहस होती है तो पक्ष विपक्ष और कोर्ट की टिप्पणियां सुनने लायक होती हैं। ये सुननी भी चाहिए। इससे ये समझ आता है कि राजनीतिक पार्टियों के जोड़तोड़ वाले गणित से इतर हमारे संविधान में लोकतंत्र की बुनियाद कितनी गहरी है, कितनी मजबूत है। तो आज की सुनवाई की कुछ मोटा-माटी बातें आपको भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल से पूछा कि किस आधार पर अयोग्य ठहराने की कार्रवाई चल रही थी। इस पर कपिल सिब्बल ने कहा कि विधायक पार्टी की बैठक में शामिल नहीं हुए, वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे। जब कपिल सिब्बल ने व्हिप जारी होने की बात कही तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सदन के बाहर भी किसी बैठक के लिए व्हिप जारी किया जा सकता है। स्पीकर के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि व्हिप कहां जारी हो सकता है, ये कानून में अच्छी तरह से उल्लेखित नहीं है। लेकिन व्हिप नहीं माना गया तो चीफ व्हिप ने स्पीकर से विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अरुण मिश्र ने कहा कि लोकतंत्र में विरोध की आवाज को इस तरह से नहीं दबाया जा सकता। लोकतंत्र में क्या किसी को इस तरह से चुप कराया जा सकता है? क्या जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी असहमति व्यक्त भी नहीं कर सकते? इस बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश पर रोक नहीं लगाई जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के 28 जुलाई को इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करने का ऐलान हुआ है। इसमें हाईकोर्ट के फैसले को भी शामिल किया जाएगा। यानी 24 जुलाई तक के लिए सचिन पायलट और बाकी बागी विधायकों को राहत मिल गई है। लेकिन अभी यह भी देखना बाकी है कि हाईकोर्ट इस मामले पर क्या फैसला देता है। इस बीच राजस्थान विधानसभा का सत्र बुलाने की तैयारी भी चल रही है। सोमवार से विधानसभा का सत्र शुरू हो सकता है। राजस्थान की राजनीति में चल रहा ये वो खेल है जिसके खिलाड़ी सीधे सीधे सबको नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भी एक खेल चल रहा है। ये मोदी सरकार वर्सेस अशोक गहलोत सरकार चल रहा है। राजस्थान की जांच एजेंसियां बीजेपी नेताओं के खिलाफ जांच शुरू कर रही हैं तो ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों की छाप और छापे गहलोत के खासम खास लोगों के घरों पर पड़ रहे हैं। इस खेल में आज गहलोत सरकार ने रडार पर लिया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को। शेखावत का नाम एक ऑडियो टेप में भी लिया गया था। कथित रूप से विधायकों की खरीद फरोख्त में गहलोत सरकार की तरफ से ये जिक्र आया। लेकिन अब गहलोत सरकार ने एक नया मामला खोद कर निकाला है। आज यानी 23 जुलाई को जयपुर की अदालत ने राजस्थान के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप यानी एसओजी को आदेश दिया कि शेखावत के खिलाफ जांच शुरू की जाए। किस केस में? 884 करोड़ के संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी घोटाले के मामले में। इस घोटाले की जांच एसओजी पिछले साल से कर रही है। इस मामले में याचिका दाखिल करने वाले ने कहा था कि इस घोटाले के कुछ पैसे शेखावत, उनकी पत्नी और उनके परिजनों के खातों में ट्रांसफर किए गए थे। एसओजी को इस बारे में कुछ चीजें मिली थी लेकिन इस बाबत कोई जांच नहीं की गई। क्या है ये घोटाला? लगभग 884 करोड़ रुपए के इस घोटाले की कहानी 2008 से शुरू होती है, जब संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की नींव रखी गई। जमाकर्ताओं को कहा गया कि अगर पैसा जमा करते हैं तो ज़्यादा ब्याज मिलेगा। पैसे जमा किए गए और आरोप है कि जमाकर्ताओं का सारा पैसा फर्जी लोन खातों से पार लगा दिया गया। 2019 आते आते राजस्थान के कई इलाकों में खोले गए कंपनी के दफ्तर बंद हो गए। 24 अगस्त 2019 को पहली दफ़ा इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाई गई। फिर जांच शुरू हुई, कुछ लोग गिरफ्तार हुए। अब शेखावत को भी लपेटे में लेने की कोशिश की गई है। इसके पहले एसओजी ने ऑडियो टेप मामले में शेखावत को नोटिस भेजा था। वही टेप जिसमें 2 लोग गहलोत कैंप के विधायकों को लालच देने की बात कर रहे थे। दावा किया गया कि फोन में एक आवाज़ शेखावत की है। शेखावत ने इससे इनकार किया और कहा कि मैं किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हूँ। यह तो हुई गहलोत के हिस्से की रणनीति। अब अमित शाह के नियंत्रण वाली एजेंसियों की बात कर लेते हैं। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने बुधवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत समेत 4 लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है। ईडी ने मामला दर्ज करने के बाद गुजरात, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और दिल्ली में छापेमारी की। ईडी के मुताबिक मामला यूपीए की सरकार से जुड़ा है। क्या है मामला? अशोक गहलोत के भाई अग्रसेन गहलोत अनुपम कृषि के नाम से अपनी कंपनी चलाते हैं और आरोप है कि साल 2007 से 2009 के बीच क्लोराइड पोटाश को उन्होंने बिना सरकार की मंजूरी के विदेश में भेजा था। अनुपम कृषि को क्लोराइड पोटाश को बेचने का लाइसेंस मिला है और वो किसानों को अच्छी फसल के लिए बेचने के लिए अधिकृत भी थे।
आरोप है कि अग्रसेन गहलोत ने पोटाश को दूसरे लोगों को बेचा, जिन्होंने इसे मलेशिया और सिंगापुर में अवैध तरीके से औद्योगिक नमक यानी इंडस्ट्रियल सॉल्ट के नाम पर एक्सपोर्ट कर दिया, जबकि भारतीय पोटाश के भारत से बाहर भेजे जाने पर पाबंदी थी। मामला पुराना है, लेकिन जांच एजेंसियों को अब याद आया। अक्सर सरकारें ऐसे मामले सही मौकों के लिए बचा कर रखती हैं। हमारे लोकतंत्र का यह भी एक रूप है जिसमें चुनी हुई सरकार ने राज्य की और केंद्र की जांच एजेंसियों और संस्थाओं को अपनी अपनी सरकार बचाने के लिए और विरोधियों पर हमलों के लिए इस्तेमाल करती हैं। किस तरह से अचानक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ घोटालों के मामले निकल आते हैं और फिर कैसे अचानक जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है, कभी चुनाव के वक्त फिर याद आती है। ये एक ट्रेंड सा है, और ये ट्रेंड क्यों है आपको अपने जनप्रतिनिधियों से ज़रूर पूछना चाहिए। अब कैलेंडर को थोड़ा पीछे पलटकर जुलाई 2019 के महीने में चलते हैं। पिछले साल जुलाई के महीने में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर देश उबल रहा था। नरेंद्र मोदी सरकार ट्रिपल तलाक को गैरकानूनी बनाने के लिए संसद में एक बिल लेकर आई थी। इस बिल का असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM समेत कई पार्टियों और मुस्लिम संगठनों ने विरोध किया था। संसद में बिल पर बहुत तीखी बहस हुई थी, प्रदर्शन भी हुए थे। सरकार पर किसी धर्म के काम में दखल का आरोप लगा। इस विरोध के बावजूद सरकार ने 30 जुलाई को संसद से ट्रिपल तलाक बिल पास करा दिया और 1 अगस्त से ट्रिपल तलाक को कानूनी जुर्म मानने वाला एक कानून देश में लागू हुआ। इस कानून का नाम है मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन मैरिज एक्ट 2019। आप सोच रहे होंगे कि इस कानून का जिक्र आज क्यों कर रहा हूं। इसलिए क्योंकि मोदी सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी का एक दावा खबरों में है। नकवी ने कहा है कि नया कानून लाने के बाद साल भर में देश में ट्रिपल तलाक के मामलों में 82% की कमी आई है। नकवी ने कहा कि जिस दिन से ये नया कानून लागू हुआ वो दिन इतना ऐतिहासिक था कि कई संगठन इसे मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाने की मांग कर रहे हैं। सुनिए मुख्तार अब्बास नकवी की पूरी बात। बहुत बड़ा रिफॉर्म और बेहतरीन रिजल्ट आए हैं। इन 1 सालों में 3 तलाक की जो घटनाएं या तलाक बिद्दत की जो घटनाएं हैं, वो उन घटनाओं में बहुत ही बड़े स्तर पे कमी आई है। 80% से ज़्यादा इस तरह के केसेस की कमी आई है, और जो केसेस सामने आए भी हैं कानून ने उसमें अपना काम किया है। ये काम बहुत पहले हो सकता था। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार थी 84 में 85 में, तो उस वक्त प्रचंड बहुमत के साथ राजीव गांधी जी को जनता ने जनादेश दिया था। लेकिन उस जनादेश का उपयोग कांग्रेस पार्टी ने इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्रिमिनल एक्ट को जो है वो महिमा मंडित करने के लिए, उसको पॉलिटिकल पैटर्नेज देने के लिए किया। जबकि नरेंद्र मोदी जी ने जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था उसको प्रभावी बनाने के लिए और साथ ही साथ इस कुरीति, इस कुप्रथा और इस क्रिमिनल एक्ट को ख़त्म करने के लिए मजबूती के साथ किया। निश्चित तौर से उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा दिखाई पड़ रहा है। एक बहुत ही हम मानते हैं कि एक ऐसा रिफॉर्म है, एक ऐसा सोशल रिफॉर्म है जिस सोशल रिफॉर्म ने कि मुस्लिम महिलाओं की ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लाकर खड़ा किया। 3 तलाक के मामलों में 82% की गिरावट, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है और एक कानून का बहुत प्रभावी असर भी दिखाता है। लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी ने यह नहीं बताया कि ये आंकड़ा आया कहां से, यानी किस विभाग ने इसकी गिनती की। और अगर गिरावट 82% की है तो पिछले 1 साल में ट्रिपल तलाक के कुल मामले कितने आए। नकवी ने यह आंकड़ा भी नहीं बताया। ये जानकारी देने की जिम्मेदारी हम सरकार पर छोड़ते हैं और जो साल भर में हमें दिखा है उसकी बात करते हैं। 3 तलाक के खिलाफ कानून आने के बाद से देश भर में सैकड़ों महिलाएं थाने पहुंची, 3 तलाक दिए जाने की शिकायतें दर्ज कराई। अकेले यूपी में नया कानून आने के सिर्फ 3 हफ्ते में 200 से ज्यादा महिलाओं ने 3 तलाक की शिकायत थाने में दर्ज कराई। ये सिलसिला अब भी जारी है। 4 दिन पहले हैदराबाद में एक महिला ने 3 तलाक दिए जाने का केस दर्ज कराया। 5 दिन पहले यूपी के संबलपुर में ऐसा ही मामला आया। अखबारों में खोजेंगे तो हर महीने देश में ऐसे कई मामले मिल जाएंगे। और अगर अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ महिलाएं थाने भी जा रही हैं तो ये भी एक कानून की सार्थकता कही जा सकती है। धर्म चाहे कोई भी हो, देश की हर महिला इज्जत, सम्मान और बराबरी का हक रखती है। हमारा देश किसी धर्म की किताब से नहीं चलता, संविधान से चलता है, और उस संविधान में महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर हक है, बिना किसी धार्मिक भेदभाव के। इसलिए महिलाओं को बराबरी के हक से वंचित रखने वाली हर परंपरा का पुरजोर विरोध होना चाहिए और इससे जुड़े कानूनों को बदल देना चाहिए। और जो लोग इन कानूनों की हिफाजत धर्म के नाम पर करते हैं वो इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। इस देश में संविधान सबसे बड़ी किताब है और उस संविधान की भावना है कि हर कोई बराबर है। इसलिए दकियानूसी विचारों को छोड़ने का समय आ गया है। ललन टॉप शो में आज के लिए इतना ही।
चलते चलते आपको सुनाते हैं उज्जवल भट्टाचार्य की एक कविता। वह पहली घड़ी थी जब मैंने पूछा था तुम कौन हो, और मेरा सवाल गूंजते हुए जवाब बन गया, मैं तुम हूं। बाकी जिंदगी गुजर गई तुम और मैं के इस खेल में। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।